यानी कुछ फंक्शंस इनबिल्ट होती हैं, कुछ फंक्शंस यूजर डिफाइंड होती हैं। इनबिल्ट फंक्शंस के लिए हमें कोई कोड नहीं लिखना होता है, कोई कोड लिखना नहीं होता है। कोड को हम यहाँ डेफिनेशन भी बोलते हैं। हम फंक्शन में कोड को डेफिनेशन बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। यानी उन फंक्शंस की डेफिनेशन या उनका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है C++ लाइब्रेरी में। वी ओनली कॉल देम, हम सिर्फ उनको कॉल करते हैं। जैसे हम गेट सेट इस्तेमाल करते हैं या हम CLR SCR इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या हम वाइड मेन इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, हम इनबिल्ट फंक्शंस को कॉल करते हैं, ठीक है। तो उनमें जो कोड होता है डेफिनेशन वो C++ लाइब्रेरी में होता है, वो वहां जाके एग्जीक्यूट होता है। इसलिए जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो हम 10 लाइंस का लिखते हैं या 20 लाइंस का लिखते हैं। जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो वो 1000 लाइंस का बन जाता है। ये 1000 वो लाइंस जो आते हैं तो वहां से ही लाइब्रेरी। आती हैं, ठीक है। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूनिट 7 है हमारा, इसके 5 मार्क्स हैं। एक फंक्शन क्या होती है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होती है? फंक्शन इज ए नेम्ड यूनिट ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। ये हम कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फिर इनका ऊपर हम एक नाम देते हैं, उस नाम के तहत ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम फंक्शन कहते हैं। यानी ये जो प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं ये एक पर्टिकुलर काम करते हैं, एक खास काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास गाड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, अगर उसके टायर में पंचर हो जाता है तो हम पंचर वाले के पास जाते हैं, वो काम करता है ना। तो वो उसके फंक्शन ये है कि वो टायर का पंचर निकालता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी गाड़ी का शीशा टूट गया तो हम कहाँ जाते हैं, तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, ठीक है। अगर गाड़ी का फॉर एग्जांपल और कोई पार्ट टूट गया, कोई और को पार्ट टूट गया तो हम उसी मैकेनिक के पास जाते हैं, ठीक है। यानी गाड़ी एक ही है, गाड़ी एक ही है, लेकिन उसको काम करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट पर्सन होते हैं। इस तरह जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कहते हैं। तो उन फंक्शनल यूनिट्स से हम अलग अलग काम लेते हैं। तो हम नटशेल में क्या याद रखेंगे कि फंक्शन इज ए नेम्ड यूनिट ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। हम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक नाम देते हैं, उसी नाम को हम फंक्शन कहते हैं। ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप्ड इनटू सिंगल लॉजिकल यूनिट, ये भी एक डिफिनेशन है इसकी। ए नंबर स्टेटमेंट ग्रुप्ड इनटू सिंगल लॉजिकल यूनिट इज कॉल्ड फंक्शन। हम एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रखते हैं, उसी को हम फंक्शन कहते हैं। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, या हम कोई पर्टिकुलर टास्क को या हम किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। It is a set of instructions that can be called by another program or a sub program. यहाँ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको हम किसी प्रोग्राम से कॉल करते हैं, किसी प्रोग्राम से सब प्रोग्राम से कॉल करते हैं। द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द सब प्रोग्राम, जब हम उसको कॉल करते हैं तो उस सब प्रोग्राम पे कंट्रोल चला जाता है। whenever a task is to be performed, जब वो काम हमें करना होता है, and the control is transferred back to the normal program flow after the job is over, जब वो काम खत्म हो जाता है तो कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम पे आ जाता है, मेन प्रोग्राम पे आ जाता है। जैसे हमारी गाड़ी खराब हो गई, ठीक, हमने मैकेनिक के पास ली, उसने ठीक कर दिया, फिर हम वापस आते हैं। इसी तरह यहाँ हमें कोई फंक्शन से कोई काम करवाना है, हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वो काम करती है, फिर हम वापस अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं। इट मॉड्यूलराइजेस द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में बांट देते हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कैलकुलेटर की, ठीक। अगर हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता है, तो हम उसमें 4 मॉड्यूल्स बनाते हैं। एक मॉड्यूल क्या है, वो एडिशन करेगा। दूसरा मॉड्यूल क्या है, वो सब्ट्रैक्शन करेगा। तीसरा मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन करेगा, और चौथा मॉड्यूल हमारा डिवीजन करेगा। यानी हम इसको 4 पार्ट्स में बांट देते हैं, 4 पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है। उन्हीं को मॉड्यूल्स कहते हैं या उन्हीं को हम फंक्शंस कहते हैं। इट परफॉर्म ए वेल डिफाइंड टास्क दैट कैन बी रीयूज्ड इन द प्रोग्राम। हाँ,
जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, जब हम फंक्शन को फिर हम डिबग करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है, जब हमें पता लगा तो अब इस फंक्शन में कोई एरर नहीं है, अब ये फंक्शन पूरी अच्छी तरह चलेगी, तो हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं। हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं, यानी हम इसको 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही एक फंक्शन बनानी है, फिर हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो उससे भी हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टाइम बच जाता है। प्रोग्राम के बनाने में जो टाइम लगता है वो इससे बच जाता है, क्योंकि हमें अगर एक ही फंक्शन है तो हम उसी को इस्तेमाल करते हैं, हमें बार बार एक ही फंक्शन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फंक्शन कंट्यूड। तो फंक्शन का क्या फायदा है? डिबगिंग इज इजी इन फंक्शन, इसमें डिबगिंग इजी है, ठीक है। बग मीन्स एरर्स, है ना, बग मीन्स एरर्स, डिबग मीन्स एरर्स को खत्म करना, एरर्स खत्म करने को हम डिबग कहते हैं। तो फंक्शन में क्या है, डिबगिंग इजी इन फंक्शन, इसमें डिबगिंग इजी है। कैसे इजी है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं, इसमें हम 4 फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो डिबग अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें एडिशन भी ठीक चलता है, हमारा सब्ट्रैक्शन भी ठीक चलता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन भी ठीक चलता है, लेकिन हमारा डिवीजन सही नहीं दिखाता है, उसमें एरर आती है, तो हम क्या करेंगे, हम डिवीजन को ही देखेंगे इसमें क्या खराबी है, इन बाकी जो 3 है उनको हम नहीं देखेंगे। तो इससे क्या है, डिबग इजी हो जाती है। तो अगर हम फंक्शंस नहीं बनाएंगे, एक ही प्रोग्राम बनाएंगे, तो हमें प्रोग्राम को सिरे से लेकर एंड तक देखना है, तो इसमें कहाँ कहाँ गलती है, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम फंक्शन बनाएंगे, फिर हम उसी फंक्शन को देखेंगे जो फंक्शन गलत रिजल्ट दिखाती है। ओके, इसके अलावा इसका क्या फायदा है, टेस्टिंग इज इजी। हम टेस्टिंग और डिबगिंग में फर्क है। डिबग हो गया प्रोग्राम में से जो एरर्स हैं उनको निकालना, जो एरर्स हमें आते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हमने लिखे बहुत सारे प्रोग्राम, उनमें एरर्स आ गई, है ना, छोटे प्रोग्राम लिखे तो इसमें एरर्स आ गई, तो हम क्या कर रहे थे, फिर हम प्रोग्राम उन एरर्स को हम ठीक करते थे ना, दैट इज डिबगिंग, दैट इज डिबगिंग। सो डिबगिंग। टेस्टिंग क्या है, जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो लास्ट पर हम उसको यहां से टेस्ट करते हैं, यानी वो ठीक चलता है। प्रोग्राम तो हमारा लास्ट में क्या चलता है, ठीक चलता है, लेकिन फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करते हैं, हम वैल्यूज देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज उसमें डाल देते हैं अपने प्रोग्राम, फिर रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट सही आएगा या गलत आएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। क्या हमारा प्रोग्राम सही तरह से चल रहा है, नहीं चल रहा है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। तो डिबगिंग हो गई, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसमें जो एरर्स आती हैं उन एरर्स को ठीक करना डिबगिंग कहलाती है। ओके, मेंटेनेंस इज इजी। और तीसरी चीज में मेंटेनेंस इजी है। मेंटेनेंस हम करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर कस्टमर को दे देते हैं, उसके बाद अगर उसमें एरर आ जाती है, फिर हम उस एरर को ठीक करते हैं, उसका मेंटेनेंस कहते हैं। आगे बात समझ में? जब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई शॉपकीपर आया, तो उसने बताया हमें मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए दुकान के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, जिसमें वो अपना हिसाब रखेगा, मेरे दुकान में कितना माल मौजूद है, ठीक है, जिसे मैं माल लाता हूँ उसके कितने पैसे हैं जिनको मैं देता हूँ, कौन उधार लेता है, कितना कैश आ गया, कौन सा जो हमारा मेरा प्रोडक्ट है कम पड़ गया है, ठीक है, कौन सा खरीदना है, कौन सा एक्सपायर होने वाला है, कौन सा वापस भेजना है ना। तो वो बोलता है मैं मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें यही फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके लिए बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिबग करते हैं, उसमें एरर्स आएंगे उनको ठीक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम खुद ही टेस्ट करते हैं क्या सही चलता है, क्या दुकानदार को कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद हम वो सॉफ्टवेयर किसको देते हैं, कस्टमर को देते हैं, यानी हम दुकानदार को देते हैं, शॉपकीपर को देते हैं। शॉपकीपर जब चलाता है तो इसमें कभी खराबी आ सकती है, इसमें सॉफ्टवेयर कभी खराबी आ सकती है, तो हम उसके बाद उस खराबी को दूर करते हैं। तो उस खराबी को दूर करने को मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर उसके सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, किसके सिस्टम पे, दुकानदार के सिस्टम पे, उसके लैपटॉप पे हमने इंस्टॉल कर दिया हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसके बाद वो चलाता है, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसको एरर आती है चलाने में, ठीक है।
तो क्या हम हमें बुलाता है, हम जाके उसको ठीक करते हैं या ऑनलाइन ठीक करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, तो जी सर। मेंटेनेंस भी इजी है, मेंटेनेंस भी इजी है। यानी इसी तरह अगर हमारे पास एक कैलकुलेटर है, अगर एक फंक्शन में खराबी आ रही है, वो नहीं चलते, उसमें आ रहा है, तो हम उसी को मेंटेन करेंगे, उसी को ठीक करेंगे। हाँ, चौथा, दे आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम यूनिट्स, दे आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम यूनिट्स। ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम यूनिट्स हैं, जो हमारे फंक्शंस होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा एडिशन की फंक्शन है या एडिशन का प्रोग्राम है, वो अलग से काम करेगा। जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो अलग से काम करेगा, जो मल्टीप्लिकेशन है वो अलग से काम करेगा, डिवीजन है वो अलग से। ये 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स बन गई। क्या बन गई? 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स। फिर हम इनको कनेक्ट करते हैं, फिर हम इनको कनेक्ट करते हैं। तो इससे पहले कनेक्ट करने पहले ये 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसका जनरल सिंटेक्स क्या है। अगर हमें अपने प्रोग्राम में फंक्शन बनानी है, फंक्शन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन? दैट इज कॉल्ड जनरल सिंटेक्स। जनरली हम कैसे इसको लिखते हैं? सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है। क्या होता है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, एग्जैक्टली। सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप क्या हो सकता है? रिटर्न टाइप वॉइड हो सकता है, वॉइड, VOID, वॉइड भी हो सकता है। रिटर्न टाइप इंट भी हो सकता है। रिटर्न टाइप फ्लोट भी हो सकता है। रिटर्न टाइप डबल भी हो सकता है। यानी रिटर्न टाइप कोई भी डेटा टाइप हो सकता है एक्सेप्ट एरे। एरे नहीं हो सकती है। एरे के बगैर चाहे इंट हो, फ्लोट हो, कैर हो, ठीक है, वाइड हो, वाइड भी डेटा टाइप है, वाइड भी डेटा टाइप है। ये सब चाहे इंट हो, फ्लोट, जैसा हम अक्सर ही इस्तेमाल करते हैं, इंट करते इस्तेमाल, फ्लोट, केयर एंड वाइड। वाइड, ये हम इस्तेमाल करते हैं। यस सर। इसको हम रिटर्न टाइप बोलते हैं, इसको हम रिटर्न टाइप बोलते हैं। यानी अगर मैंने यहाँ वाइड लिख दिया, अगर मैंने रिटर्न टाइप की जगह क्या लिख दिया, वाइड, वाइड लिख दिया, तो उसका मकसद है ये फंक्शन मुझे वहां से कुछ वापस नहीं देगी। ये फंक्शन मुझे कहां से कुछ वापस नहीं, ये काम करके आएगी, लेकिन वहां से कुछ लेके नहीं आएगी। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, रिटर्न टाइप का मतलब है ये फंक्शन काम करेगी, लेकिन वहां से कुछ लेके नहीं आएगी अगर मैं वर्ड लिखूंगा। ठीक है, रिटर्न का मतलब है ये वहां से क्या लाएगी। जब आप फॉर एग्जाम्पल बाजार जाते हो, ठीक है, अगर आप खाली हाथ वहां से आ गए, खाली हाथ वहां से आ गए, आपने काम तो किया लेकिन वहां से कुछ नहीं लाया, वापस कुछ नहीं लाया, तो आपका रिटर्न टाइप वॉइड है। यानी रिटर्न हमें बताता है ये फंक्शन काम करने के बाद वहां से वैल्यू लाएगी या नहीं वैल्यू लाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ रिटर्न टाइप इंट लिखूं, अगर मैं रिटर्न टाइप इंट लिखूं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, जो मेरी फंक्शन है ये वहां से मुझे एक इंटीजर वैल्यू ले आएगी। यस सर। ठीक है, अगर मैं डबल लिखूं तो वहां एक्सपेक्ट करता हूं ये मुझे वहां से डबल वैल्यू लेकर आएगी। अगर मैं फ्लोट लिखूं तो ये बात, इसका मतलब है जो ये फंक्शन ये काम करेगी, फिर काम करने के बाद जो मुझे वहां से वैल्यू आएगा वो फ्लोट टाइप होगा। अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ओके, इसके बाद है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम होता है इसके बाद। फंक्शन नेम आप खुद बना सकते हो, जिससे हम वेरिएबल नेम बना सकते हैं। इसमें वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो वेरिएबल्स पे होते हैं, वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो वेरिएबल रूल्स होते हैं। वेरिएबल रूल्स आप मुझे बता सकते हैं वेरिएबल में हम कौन से रूल फॉलो करते हैं, नेमिंग द वेरिएबल्स? हाँ बताइए, शाबाश। वेरिएबल नेमिंग, रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। बोलिए, भूल गए? ठीक है, एक मैं बताऊंगा, बाकी आप बताएंगे। 5 रूल्स हैं वो। we cannot use we cannot use reserve word as the variable name, है ना? हम रिजर्व वर्ड को वेरिएबल नाम के तौर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकी आप बता दीजिए, शाबाश। वेरिएबल नेम भी उनको बोलते हैं, उनको आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स भी। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स,
शाबाश। अच्छा, दूसरा मैं बताता हूँ। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। और क्या है उसमें? और क्या है? और कौन सा रूल है? वी कैन यूज, बोले, वी कैन यूज स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, न्यूमरल्स एंड अंडरस्कोर, है ना? हम आइडेंटिफायर नेम में हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम न्यूमरल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक रूल। दूसरा रूल, ए वेरिएबल नेम के नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट, यस, ये वही है ना? ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट, डिजिट शुरू नहीं होगा। नंबर 3, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर हम कोई चीज अपर केस में लिखेंगे यानी कैपिटल अल्फाबेट्स में, और वही चीज हम स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखेंगे तो वो डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ओके, we cannot reserve words, we cannot use reserve words or keywords as names of the function names of the variables। ठीक है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं रिजर्व वर्ड। फॉर एग्जांपल, हम फॉर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम वाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम गेट से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम मैन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, और कुछ है इसमें रूल्स में? चलिए, तो वही रूल्स यहाँ भी लगते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी आपको ये रिकैप्चर करवाता हूँ, ये भूल जाते हैं। फंक्शन नेम भी वही रूल्स हैं, यानी हम फंक्शन नेम के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकें, कैपिटल अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकें, हम अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम न्यूमरल 0 to 9 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रूल्स वेरिएबल के लिए हैं वही रूल्स हमें फंक्शंस के लिए हैं, फंक्शंस के लिए वही रूल्स अप्लाई होते हैं। उसके बाद है पैरामीटर लिस्ट। क्या होता है? उसके बाद है पैरामीटर लिस्ट। ये पैरामीटर लिस्ट क्या होता है? पैरामीटर लिस्ट क्या होता है? पैरामीटर लिस्ट होता है हम जो वैल्यूज यहां से सेंड करते हैं, जो वैल्यूज हम यहां से सेंड करते हैं उनका हम बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। जो वैल्यूज हम यहां से सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल, आप दुकान पे जाते हैं, आप दुकान पे जाते हैं तो आप यहां से क्या देते हो? उसको पैसे देते हो, है ना? यहां से पैसे देते हो। ठीक है, तो आप यहां से कुछ देते हो तो उसके जवाब में वो कुछ आपको देता है, जो आप यहां से उसको देते हो, दैट इज पैरामीटर लिस्ट, दैट इज पैरामीटर लिस्ट। यानी यहां आप क्या दोगे? यहां वैल्यूज दोगे उसको, यहां फंक्शन को वैल्यूज पास कर सकते हो पैरामीटर लिस्ट में, वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज क्या हो सकते हैं? ये इंटीजर वैल्यूज हो सकते हैं, ये फ्लोट वैल्यूज हो सकते हैं, ये कैरेक्टर वैल्यूज हो सकते हैं, ये वर्ड भी हो सकता है। यानी अगर आपको कोई वैल्यू नहीं देना है, अगर आपको कोई वैल्यू फंक्शन को नहीं भेजना है, तो यहाँ क्या लिखोगे? आप वर्ड लिखोगे। अगर आपको इंटीजर वैल्यूज भेजने हैं तो आप यहाँ क्या लिखोगे? इंटीजर, इंट लिखोगे। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखोगे, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मैं लिखूंगा इंट लिखूंगा, यानी मैं एक इंटीजर वैल्यू भेज रहा हूँ किसमें? फंक्शन में। अगर मुझे 2 इंटीजर वैल्यूज भेजने हैं तो मैं दूसरा इंट लिखूं, यानी मैं क्या कर रहा हूं? मैं 2 इंटीजर वैल्यूज फंक्शन में भेज रहा हूं। क्या इंटीजर वैल्यूज जिन पे काम होगा। ठीक है, 2 इंटीजर वैल्यूज। अगर मुझे 3 है, 2 इंट है, 1 फ्लोट है, तो मैं लिखूंगा 1 फ्लोट है। तो इसका मतलब पहला वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू भेज रहा हूं, दूसरा भी इंटीजर वैल्यू है, और चौथा फ्लोट वैल्यू भेज रहा हूं। ठीक है, अगर मैं और एक, तो मैं आपकी मर्जी, आप कितने वैल्यू भेज सकते हो? आप एक केयर भी भेज सकते हो। ठीक है, यानी पहला वैल्यू क्या? इंटीजर होगा, दूसरा क्या है? इंटीजर, तीसरा फ्लोट, और चौथा क्या है? केयर। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ नहीं भेजना है, यहां से कुछ नहीं भेजना, कोई वैल्यू नहीं भेजना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा वाइड, वाइड। इसका मतलब मैं यहाँ से कुछ नहीं भेज रहा हूँ। बात आ गई समझ में? यानी अगर मैं यहाँ से जो वैल्यूज भेजना है तो मैं वैल्यूज यहाँ से भेजूंगा। मुझे इंट भेजना है, मुझे फ्लोट भेजना है, मुझे केयर भेजना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं भेजना है तो मैं क्या लिखूंगा? वर्ड लिखूंगा। वर्ड का मतलब है मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ।
ठीक है, दिस इज द पैरामीटर लिस्ट, इसी को हम पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं। हाँ, इसके बाद फंक्शन ये ऐसे शुरू होती है, कर्ली ब्रेस से शुरू होती है और कर्ली ब्रेस यहाँ क्लोज होती है। इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो होते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। बात आगे समझ में? ठीक है, जो इन दो ब्रेसेस के अंदर है ये फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी ये काम करेगा फंक्शन जिसके अंदर। सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिक्लेरेशन ऑफ द लोकल वेरिएबल्स। हम पहले इसमें लोकल वेरिएबल बनाते हैं। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो सिर्फ इसी फंक्शन में चलेंगे, इस फंक्शन के बाहर नहीं चलेंगे। बात आगे समझ में? वो वेरिएबल जो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर चलेंगे, यानी इन दो कर्ली ब्रेस के अंदर ही वो विजिबल होंगे, इन दो कर्ली ब्रेस के अंदर ही चलेंगे, इसे बाहर नहीं चलेंगे, दे आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। हाँ, दूसरे वेरिएबल होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो प्रोग्राम में हर किसी जगह विजिबल होते हैं, हर किसी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये सिर्फ हम इसी फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद है फंक्शन डेफिनेशन। क्या लिखते हैं हम इसके बाद? फंक्शन डेफिनेशन, यानी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ स्टेटमेंट्स, फिर जो हमें काम इस फंक्शन से लेना है, जो काम हमें इस फंक्शन से लेना है वो स्टेटमेंट्स हम यहाँ लिखते हैं। एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, 5, 10, 1000 जितने भी स्टेटमेंट लिखने हैं तो हम यहाँ इसमें लिखते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है? रिटर्न वैल्यूज। रिटर्न वैल्यूज क्योंकि हमने क्या ऊपर लिखा? रिटर्न टाइप। ठीक है, तो ये वेट करता होगा, तो ये वेट का। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा void, मैंने यहाँ लिखा void, तो पहले पता चल गया मैं कोई वैल्यू वहां से एक्सपेक्ट करता हूँ, है ना? यानी मैं पहले फंक्शन को बताता हूं कि मुझे कोई वैल्यू वापस आने वाली नहीं है, तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, इसको उस वक्त डिलीट भी कर सकता हूँ, रिटर्न वैल्यूज। हाँ, इसको डिलीट भी, क्योंकि पहले ही पता है कि कोई वैल्यू आने वाली नहीं है, तो मुझे रिटर्न की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू यहां से भेजा तो वैल्यू में यहां लिखूंगा, अगर रिटर्न टाइप और कुछ है, इंट है, तो मुझे यहाँ, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है, अगर मैंने यहाँ रिटर्न टाइप लिखा, मैंने लिखा यहाँ रिटर्न टाइप लिखा, मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा इंट, क्या लिखा? इंट लिखा यहाँ, यानी इसका मतलब हो गया जो ये फंक्शन है ये कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगी? इंट टाइप रिटर्न करेगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ लिखूंगा मुझे कुछ नहीं रिटर्न करना है लास्ट पे, तो कुछ नहीं, मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न 0। क्या लिखूंगा? रिटर्न 0, यानी वापस तो वैल्यू जाएगा, लेकिन क्या वैल्यू जाएगा? आप 0 वैल्यू जाएगा, क्योंकि जो ऊपर फंक्शन है वो वेट करती होगी कि मुझे कुछ न कुछ वैल्यू वापस आएगा, क्योंकि आपने पहले क्या लिखा? इंट लिखा है, यानी फंक्शन इंतजार करती है, मेन फंक्शन इंतजार करते हैं कि मुझे इंटीजर वैल्यू इस फंक्शन से वापस आएगा। लेकिन हमारे पास हमें कुछ वैल्यू नहीं भेजना लास्ट पे, तो मैं क्या लिखूंगा उस पे? रिटर्न 0 लिखूंगा। लेकिन अगर मुझे पहले ही पता है कि मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, तो मैं पहले उसको फिर वर्ड लिखूंगा, यहाँ ही वर्ड लिखा, तो फिर लास्ट पे रिटर्न 0 की लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो नीचे देखिए आप, रिटर्न टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट द फंक्शन रिटर्न्स। रिटर्न टाइप ये हमें बताता है कि फंक्शन किस टाइप का डेटा हमें रिटर्न कर सकता है। अगर इंट लिखूं तो इंट ये वापस करेगा इंटीजर वैल्यू, अगर फ्लोट लिखूंगा तो मैं ये तो फ्लोट वैल्यू वापस कर देगी, अगर मैं वर्ड लिखूं तो कुछ नहीं वापस करेगी, कुछ भी नहीं। हाँ, ए फंक्शन में रिटर्न एनी टाइप ऑफ डेटा एक्सेप्ट एन एरे। फंक्शन कोई किसी भी तरह का डेटा रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन एरे नहीं कर सकती है। एरे डेटा नहीं कर, एरे आपने नहीं पढ़ी अभी, आप इस वक्त याद ही रखना कि एरे टाइप डेटा फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकती है, होगा ये। इसके बाद फंक्शन नेम, वो मैंने बता दिया आपको, फंक्शन नेम इसमें वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो वेरिएबल के लिए हैं। ओके, इसके बाद पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट, ये पैरामीटर लिस्ट इज ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स। अभी मैंने दिखाया आपको, मैंने लिखा इंट कामा फ्लोट कामा केयर लिखा ना, तो काम क्या ये है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, कामा से हम अलग अलग करते हैं, है ना।
दैट इज कॉमा सेपरेटेड इज ए कॉमा सेपरेट लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स। क्या है वो? इंट, इंट फ्लोट, वेरिएबल नेम्स एंड देयर टाइप्स और टाइप्स। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा फ्लोट सी कॉमा क्या जी? हाँ टाइम खत्म हो गया। सी सॉरी फ्लोट यहां लिखूंगा, फिर फ्लोट सी, फिर लिखूंगा केआर डी। ठीक है, केआर डी। तो मैंने 4 वैल्यू यहां सेंड किए। आई सेंड यू 4 वैल्यूज। ठीक है, वही तो पहले सबसे पहले क्या मैंने किया, मैंने कॉमा सेपरेटेड लिस्ट बनाया, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड यानी कॉमा कॉमा करके, या यहां भी कॉमा फिर कॉमा फिर कॉमा। ठीक है, स्पेस डालो या नहीं डालो, कॉमा डालना जरूरी है। ओके, लिस्ट ऑफ नेम्स एंड देयर टाइप्स। पहले नेम, नेम हो गया ए, यहां हो गया नेम क्या है इसका ए, टाइप क्या है इंट, है ना? यस सर। टाइप है इंट और नेम क्या है ए। सिमिलरली यहाँ क्या है टाइप इंट, नेम क्या है बी, फ्लोट क्या है टाइप, सी क्या है नेम, केयर क्या है टाइप, डी क्या है नेम। हाँ, वेरिएबल नेम्स एंड देयर टाइप्स। एक तो वेरिएबल नेम्स हैं और उनके टाइप्स हैं। ए फंक्शन में भी विदाउट पैरामीटर्स, एक फंक्शन पैरामीटर के बगैर भी हो सकती है, जो मैंने अभी कहा वाइड। ठीक है, फंक्शन में हम पैरामीटर नहीं भी रख सकते हैं, तो हम उस वक्त क्या लिखेंगे उसके अंदर, उसके अंदर वाइड लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन, पार्ट्स इसलिए हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अच्छी तरह से, थोड़े हम इस पे करेंगे, कुछ मिनट हमारे पास अभी हैं। पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स याद रखना? 3। फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, नंबर 1 होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। नंबर 2 होता है फंक्शन कॉल, नंबर 2 होता है फंक्शन कॉल। हाँ, नंबर 3 होती है फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। कितने हो गई? 3, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? It tells the compiler the name of the function and the number, the type and the order of parameters to the function. फंक्शन डिक्लेरेशन हम सबसे पहले, जैसे आपने वेरिएबल पढ़ा, वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करते हैं? वेरिएबल को इस्तेमाल करने हम पहले डिक्लेयर करते हैं ना? जी सर। ऊपर लिखते हैं हम इंट ए कामा बी कामा सी, वो क्या करते हैं हम वो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना? जी सर। तो हम वो वेरिएबल डिक्लेयर करने का मकसद क्या होता है? हम कंपाइलर को उस वक्त ये बताते हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एक का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है ना? हम कंपाइलर को बाखबर करते हैं, उसको बताते हैं कि आगे आने वाले 3 वेरिएबल है हमारे, एक का नाम ए होगा, दूसरे का नाम बी होगा, तीसरे का नाम सी होगा। ठीक है, तो उसको पता चल कंपाइलर को कि ये प्रोग्रामर 3 वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा है, उनके नेम्स ये हैं, उनके टाइप्स ये हैं। जी सर। ठीक है, इसी तरह जब हम फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन बनाने से पहले हम कंपाइलर को बता देते हैं कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं। यानी ये क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आप घर में फॉर एग्जांपल आप मकान बना रहे हैं, तो क्या सबसे पहले क्या उसका बनाते हैं आप? हाँ, सबसे पहले छत बनाते हैं, है ना? छत बनाते सबसे पहले। और शिंकेत की होशियार है क्या बना सबसे पहले? मसद आप बताओ, सबसे पहले क्या बनाते हैं? उस्मा, आपको मकान है? आपके पास मकान है? हाँ, जोम नहीं है। या टेंट में रहती हो?
हाँ वही ना, झोमड़ी है मेरे पास। हाँ, झोपड़ी में सबसे पहले क्या बनाते हैं? छत छत देखी बनाते हैं। नहीं है। हाँ, जब भी हमारे हमारे मकान बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट में क्या लेआउट बनाते हैं, एक मैप लाते हैं इंजीनियर से, है ना? बट इंजीनियर मैप है वहां से, हाँ मैप, ये goes main entry, ये goes ये दरवाज, यहाँ पर goes ये दरवाज, ये goes किचन, ये goes बाथरूम, है ना? तो हम उसी नक्शे पे चलकर फिर हम उस मकान को तामीर करते हैं। ठीक है, वो नक्शा क्या होता है, वो जमीन पे कहीं नहीं बना होता है। जो कागज पर नक्शा आना तो इंजीनियर स्टेप मुझे जमीन पर बने था सन, वो नो नहीं होता है। ठीक है, बनावल वो सिर्फ बिल प्रिंट होता है कि मैं जो मकान बना रहा हूं मैं ऐसे बना रहा हूं, मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, तो आपका एक ब्लू प्रिंट होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका जो आप पढ़ते हो तो आपका एक एम होगा, होगा ना? सबका एक एम होगा। वो क्या है? वो एम एक ब्लू प्रिंट है, मैं 12th करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये बन जाऊंगी, फिर ऐसे करूंगी। ठीक है, वो क्या है? जी वो आपने किया ही नहीं, लेकिन आपके दिमाग में है मैं ये करने जा रही हूं। बताइए समझ में? यस सर ठीक है, तो इसी तरह जब हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले हम कंपाइलर को बताते हैं कि हम एक फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, ये फंक्शन ऐसी ऐसी होगी। तो हम क्या बताएं कंपाइलर को फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले? तो बताते हैं नेम ऑफ द फंक्शन एंड द नंबर, द टाइप एंड द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स टू द फंक्शन। तो हम काम पहले उसको बताएं नेम ऑफ द फंक्शन, यानी हम फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले क्या लिखते हैं? उसका पहले सबसे पहले उसका नेम नेम लिखते हैं। समझ गए? यस सर सबसे पहले फंक्शन का नेम लिखते हैं। ओके, एंड द नंबर, द टाइप एंड द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? नंबर हो गए कितने पैरामीटर्स? पैरामीटर लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाया पिछली स्लाइड में, पैरामीटर लिस्ट दिखाया नहीं दिखाया? दिखाया दिखाया लिस्ट पैरामीटर नहीं लिस्ट। दिखाया ठीक है, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट कुछ भी। ठीक है, हो गए। नंबर कितने हैं उसमें? 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। टाइप, और उसके बाद क्या होगा? टाइप होगा, यानी किस किस्म के हैं? क्या वो इंट टाइप है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो इंट फ्लोट केयर है, क्या वो फ्लोट इंट केयर है? हाँ, एंड द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। और तीसरी चीज आपको याद रखना, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स यानी हमने सबसे पहले क्या लिखा था अभी? पहले इंट लिखा था, फिर इंट लिखा था, फिर फ्लोट लिखा था, फिर केयर लिखा था ना? आपको समझ आ रहे हैं? मैंने पिछली स्लाइड में आपको जो बताया, पहले मैंने क्या लिखा? इंट ए, फिर लिखा था इंट बी, फिर लिखा था फ्लोट सी, फिर लिखा था केयर डी। वही लिखा था ना? आपको तुम्हारा समझना? नो सर हाँ, वही लिखा था ना? तो हो गया ऑर्डर, यानी पहले इंट वैल्यू होगा, दूसरा भी इंट वैल्यू होगा, तीसरा फ्लोट वैल्यू होगा, चौथा कैरेक्टर वैल्यू होगा। बात क्या समझ में? दिस इज ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स। किस ऑर्डर में? पहले कौन कौन सा टाइप है, दूसरा कौन सा टाइप है, चौथा कौन सा टाइप है, पांचवा कौन सा टाइप है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। ए फंक्शन डिक्लेरेशन इज आल्सो कॉल्ड ए फंक्शन प्रोटोटाइप। हम फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन आप बोलिए या फंक्शन प्रोटोटाइप बोलिए, एक ही बात है। ओके, ए फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज। फंक्शन को हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, पहले लिखते हैं टाइप, फंक्शन टाइप, उसके बाद लिखते हैं फंक्शन नेम, उसके बाद आर्गुमेंट टाइप फर्स्ट, आर्गुमेंट टाइप सेकंड, डे जितने भी आर्गुमेंट्स हमें जरूरत है इतने आर्गुमेंट्स हम लिख सकते हैं इसमें, या अभी यानी इंट ए, इंट बी, फ्लोट सी, केयर डी, ऐसे हम जितने भी हमें चाहिए वो लिख सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है आपको कितने जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर अगर आपको ट्रायंगल का अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है बताइए मुझे। इफ वी हैव टू फाइंड द यस एरिया सर ऑफ द सर्कल, मैथमेटिक्स 10th 9th में, हम्म तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है? कैन यू टेल मी? स्केल और कंपास ना ना, अगर आपको मैं ऐसे बताता हूँ, बनानी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं करने,
आपको एरिया सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपको उसके लिए आपकी क्या जरूरत है, क्या होना चाहिए एरिया सर्कल निकालने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या जरूरत है? फॉर्मूला। हाँ फार्मूला तो है, लेकिन फार्मूला क्या जरूरत है उसमें पड़ती है? उसमें आपका एक ही जरूरत है, वो रेडियस होनी पता होनी चाहिए, है ना। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए पता, उसका रेडियस ही। फिर हम